Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन, तैयारी अच्छी चल रही है और जो भी अपने लिए टास्क आप बनाते हो या प्रिपेयरिंग फॉर आप उसको कवर कर पा रहे हो. राइट, इफ़ नो टेंशन मत लो, छोटे छोटे टास्क बनाओ और जो बच जाता है वो सैटरडे संडे में कवर कर लिया करो. दैट कैन बी वन स्ट्रैटेजी. बाकी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन और एन समथिंग एल्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. ये बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स आज हम कवर करेंगे, मेंस ओरिएंटेशन बहुत है, प्रीलिम्स ओरिएंटेशन भी इक्वली है. तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं. मेरा कहने की बात ये है कि डोंट कंसीडर देम प्रीलिम्स पॉइंटर्स एट ऑल. दे ऑल आर दीज ऑल आर्टिकल्स दैट वी विल बी कवरिंग. बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हम इसका हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे. इट माइट टेक एक्स्ट्रा 2 minutes टू एनी ऑफ द आर्टिकल, बट टाइम मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर इज़ कि आप क्वालिटी एजुकेशन लें. तो वो क्वालिटी मैटर करती है कि ये 4 आर्टिकल हैं तो ये चारों के चारों बहुत अच्छे से हो जाए. फिर प्रीलिम से, मेन से कुछ भी लिखने को मिले, यहाँ से कंटेंट जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो वो सब सॉर्टेड हो, चीज़ों की एनालिसिस अच्छे से हो जाए, कुछ भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए. राइट, सो विल टेक इट अप. और तभी मैं बोल रही हूँ कि प्रीलिम्स पॉइंटर नहीं है. अच्छा हाँ, इसके अंदर एक टाइगर रिजर्व और है जो हम कवर करेंगे, वो यहाँ पर सॉरी मेंशन नहीं है. दैट विल टॉक. मैं ऑब्वियसली जब सेशन में आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगी. बट दैट टाइगर रिजर्व इज काली टाइगर रिजर्व. ये प्रीलिम्स पॉइंटर जरूर है. ठीक है, टाइम बचा तो इसको भी ले लेंगे, या इफ टाइम परमिट्स अगर एक आधा आर्टिकल रह भी गया तो डोंट वरी. अच्छा, या वो अगले सेशन में हो जाता है वैसे भी. दूसरी बात, अभी ये कौन से मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 किससे लिंक करता है, वो जैसे जैसे आर्टिकल आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी. वो ज़्यादा सही रहेगा आज. ठीक है, शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू इज रिगार्डिंग व्हाट? इट इज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023. सिंपल पता चल रहा है कि आपके जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन सब से आप लिंक कर सकते हो. अब ये रिपोर्ट है जिसे हमें कवर करनी है. सो क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये बात करेंगे. रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023. प्रीलिम्स में सवाल आएगा बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद में रखना. और ये जो रिपोर्ट है इट शेड्स लाइट ऑन दी हिडन कोस्ट that is associated with the unhealthy diets. जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हम कंज्यूम करते हैं, तो वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. क्या बर्डन, क्या कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये रिपोर्ट क्या रिवील कर रही है. विल टेक इट अप वन बाय वन इन डिटेल. तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के चैलेंजेस, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, फूड हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो भी हो वो पता होने चाहिए. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड इनसिक्योरिटी पे सवाल आ सकता है. वी हैव इनिशिएटिव्स लाइक, कितने स्कीम्स आती हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट मूवमेंट, ये सब आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. राइट, सो नाउ अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबको एक डाउट होगा कि ये हिडन कोस्ट क्या है ना. आई हैव यूज दिस टर्म hidden cost. So what is hidden cost? In this context of your agri-food system, it include environmental expenses from emissions and land use, health costs related to dietary plans, undernourishment, social costs associated with poverty, सब कुछ जो दिखता नहीं है ना. hidden cost जो है, आप कुछ भी है, आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, अनहेल्दी डाइट है, उसके पीछे उसके जो भी एक्सपेंसेस पड़ते हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस हो, एमिशन से लेके लैंड यूज तक, हेल्थ कोस्ट भी, क्योंकि बर्गर पिज्जा खाने से स्वस्थ तो नहीं हो रहे हो, अंडर नरिशमेंट, सोशल कोस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी अमंग द एग्री फूड वर्कर्स. सो विल टेक इट अप, वी आर टेकिंग इट इन डिटेल्ड मैनर. लेट्स बिगिन. धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएंगी. सिंपल तरीके से यहाँ पर ये रिपोर्ट रिवील कर रही है कि जो हिडन कोस्ट है
that is linked to this unhealthy diets and highly processed food, it amount to more than $7 trillion annually. ये जो कोस्ट है इट हैज गोन बियॉन्ड द मॉनेटरी वैल्यू. इसका जो इम्पैक्ट है ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, दे हैव एक्सटेंसिव कॉन्सिक्वेंसेज. आपके सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू तक बात नहीं रहेगी. कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, हम उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाते हैं, वो उसकी सोशल कॉस्ट होती है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है. कोई डैम लगा देना, एक डैम का एक प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं देख सकते, आपको ये भी देखना है कि अगल बगल वाले लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, ये क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकती हैं, टाइगर्स को, इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम ठीक रहेगा नहीं रहेगा. सो ओवरऑल थिंग्स गो बियॉन्ड दिस मॉनिटरी वैल्यू. इट इज, यहाँ पर भी दे आर सेइंग इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज. सिंपल हमको बेसिक्स है. अनहेल्दी डाइट contributes to various health issues: obesity, diabetes, heart problems. Ultra processed food, often high in additives, कितना कुछ उसमें होता है. Nutritional value very low, and they are major part of these unhealthy diets जो आप consume कर रहे हो. Economic burden जो है that is associated with treating the health issues. आज के टाइम पे अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो उसके साथ उसका इकोनॉमिक बर्डन ये भी है ना. इकोनॉमिक बर्डन इज एसोसिएटेड विद ट्रीटिंग द हेल्थ इश्यूज दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द पुअर डाइट, इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस हिडन कॉस्ट. आज ही आई वाज टॉकिंग टू समवन, शी वाज she used to work in homes, and in my neighborhood basically she comes बगल के ही आप लगा सकते हो, पड़ोस में. बैक टू बैक आप जब आपकी गरीबी होती है ना, हर तरीके से घिरती है वो. अभी आज ही की बात है, यही हुआ कि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी. दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग टू हर कि आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी. अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो ही आप काम कर पाओगी. आप एक अपनी फैमिली को चला रही हो, आपके 2 बच्चे हैं, राइट. इवन you have she is married, right, but she still works, काम करती हैं, घरों में काम करती हैं. और यहाँ पर आप जब वो काम क्यों नहीं कर पा रही, ऑफ लेती हैं, जैसे छुट्टी लेनी पड़ जाती है. क्यों? क्योंकि उनकी डाइट नहीं है. शी इज़ टेकिंग वेरी पुअर डाइट, लेती ही नहीं है. तो वहाँ पर क्या है, अब उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है कि कल को वो कमा भी नहीं पाएंगी, पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, राइट. आज आई वॉज एबल टू सी कि वो किस तरीके से जो आई कॉन्ट एक्सप्लेन, बट मैं यही बात आज इससे लिंक हो पाई कि जो इकोनॉमिक बर्डन है ना, ये सब कुछ वो हिडन कॉस्ट में सब कुछ आ जाता है. सो इकोनॉमिक बर्डन इज एसोसिएटेड विद ट्रीटिंग दीज हेल्थ इश्यूज. जो आप या तो डाइट नहीं है, या न्यूट्रिशन बहुत लो है, या फिर अच्छे हो हेल्दी वेल्दी वाइज, मतलब यू आर एबल टू पे, काम कर रहे हो, वर्किंग हो, किसी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने पिज़्ज़ा बर्गर है तो उससे काम नहीं बनेगा. बियॉन्ड हेल्थ, ये रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि सर्टेन फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस दैट आर लिंक्ड टू अनहेल्दी डाइट्स, उनके एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, लैंड एंड डिफॉरेस्ट्रेशन ऑल्सो. सो ये जो हिडन कॉस्ट है, इसका इम्पैक्ट ये ग्लोबल है. ये इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, ये एनवायरनमेंट को वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करेगा, राइट. तो यहाँ पर ये है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, राइट. इसके बारे में इसकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं कि हिडन कॉस्ट ऑफ अनहेल्दी डाइट्स, यहाँ पर ये वो रिवील कर रहे हैं कि आप अनहेल्दी डाइट्स के अंदर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फैट, शुगर, सब कुछ है. अनहेल्दी डाइट्स क्या हैं? दे आर करेक्टराइज्ड बाय यू कंज्यूमिंग द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. इसका इकोनॉमिक बर्डन वो भी मैंने आपको बता दिया. इसका द मेजॉरिटी ऑफ दिस हिडन कॉस्ट आर जनरेटेड इन अपर मिडिल इनकम, 39%, राइट. और इंडिया की बात करूं अगर, तो इंडियाज टोटल हिडन कॉस्ट इन एग्री फूड सिस्टम अमाउंट्स टू $1.1 trillion. दिस पोजीशन इंडिया as the third largest globally after China and US in terms of these hidden costs. So largest share of hidden cost in India, it is attributed to burden of the diseases,
Are you getting my point? So major contribution ही यही है, burden of a disease. 14% of the hidden cost comes from social cost of the poverty. And environmental cost 13% hidden cost. तो उन्होंने उसको और ज़्यादा इलेबोरेट किया है, बेसिकली उसको कट किया है और आपको हर एक चीज़ हर एक परसेंट के हिसाब से बता दी. तो जो कंजम्पशन है ना ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड इज इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो नियर टू द पेरी अर्बन, द रूरल एरियाज वर्ल्ड वाइड. एंड द फैक्टर्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड, अर्बनाइजेशन. चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, हर संडे पिज़्ज़ा खा लिया, हर दिन कुछ बर्गर खा लिया, कोई फास्ट फूड खा लिया. जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल्स शिफ्ट हो रही हैं, राइट. लॉन्गर कम्युनिटी टाइम्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इट. और यहाँ पर दिस इज अ रैपिड स्प्रेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोसेस्ड फूड मेक अप द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ योर ओवरऑल कंजम्पशन. आप क्या ले रहे हो. हाँ, अर्बनाइजेशन is not the exclusive driver, but yes, it contributes to a certain extent, right? ऊपर से food insecurity, it has remained like unchanged globally for 2 consecutive years. So ये सारी बातें contribute करती हैं, इसके अंदर add करती हैं. Undernourishment आप देखो in South Asia, low income countries जो हैं, they bear a substantial impact from the hidden cost of agri-food system. Highly impacted. About, मतलब आप लगाओ 29.6% of the world's population faces this insecurity, this food insecurity, जहाँ पर undernourishment persist करता है, right? Although India has seen a decrease in the proportion of undernourished people. Now, सवाल उठता है कि इसको कम कैसे करें, इस बर्डन को अल्ट्रा प्रोसेस फूड के कैसे रिड्यूस करें. प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाओ न्यूट्रिशियस और लेस प्रोसेस फूड की. फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स कंज्यूम करो, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स. मार्केटिंग में, लेबलिंग में, टैक्सेशन में अल्ट्रा प्रोसेस फूड के वहां पर उसको रेगुलेट करो. ये सब स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको रेगुलेट करो और प्रमोट करो न्यूट्रिशियस फूड को. 2 पॉइंट हो गए. और इसी हेल्दी फूड की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस को इंप्रूव कर दो. लोगों को एडुकेट करो, मेक देम अवेयर. इंप्रूव द सर्क्युलैरिटी ऑफ दिस फूड प्रोडक्ट्स, एग्री फूड सिस्टम. स्ट्रेंथन द गवर्नेंस ऑल्सो. मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करो, फोस्टर इनोवेशन, रिसर्च, राइट. सो evaluate the mechanisms, how you are assessing the impacts and outcomes. These all can be the possible solution to reduce the burden of it, right? Ultra processed food. I hope things are making sense and I hope things are clear. Very important article, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी है, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो. चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, बस समझने की ज़रूरत होती है. अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट चीता को लेके. क्या कहता है ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट चीता, इंडिया का जो प्रोजेक्ट था, दैट एम टू ब्रिंग अफ्रीकन चीताज टू द वाइल्ड and a year after it starts in September 22, it claims success in 4 areas. तो यहाँ पर जो इंडिया का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट था चीतास को लाना, उसकी इंट्रोडक्शन, हम इसके चैलेंजेस हमने क्या फेस करे हैं, इसका क्या वे फॉरवर्ड है, वो सब समझते हैं. आउटकम क्या रहे ऑफ प्रोजेक्ट चीतास फर्स्ट ईयर. देखो ओवरऑल बात करूं, 4 चीजों में इट क्लेम्ड सक्सेस. सर्वाइवल रेट 1, 2, 3 and 4. सर्वाइवल रेट, मैं पॉइंट वाइज बात करती हूं आपसे. देन होम रेंज, आई विल एलैबोरेट वन बाय वन. Then you have cub births also in Kuno National Park, and then you have local community revenue. Local community revenue. इन 4 चीजों पे बात करते हैं. Survival rate. About 50% of the cheetahs brought from South Africa and Namibia, they survived in this new environment in India. 50%. पहला point. दूसरा point, they introduced
the introduced cheetahs established areas where they live, known as home ranges. सबको ही पता है. So they have adapted to this new surroundings. Cheetahs in Kuno Wildlife Sanctuary gave birth to cubs also, indicating successful reproduction and its potential for a growing population. Right? Sorted? Success areas हैं. Local community revenue. इस project ने generated income for local communities also, indicating कि हाँ एक positive impact है on the economic well-being of the people who are living in this area. Right? Now in the first year of Project Cheetah हुआ क्या? अब ये आपके सामने जो लिखा है, मैं अब पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं कि देखो, unfortunately the project faced a setback. हुआ 6 out of 20 cheetahs that were introduced to the wild, they did not survive. जो फिर 4 cubs were born in India as a part of this project, unfortunately उनमें से 3 of these cubs did not survive. Right? तो ये हुआ है. It raised concern. फिर उसके बाद अगर मैं होम रेंज एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करूं तो only few cheetahs spent significant time in the wild. The doubt arises about their ability to establish home ranges. The reproduction success while achieving birth faced challenges also, as the mother was raised in captivity, casting uncertainty on the project's overall success कि अच्छा लाए और इसका सक्सेस क्या ही रहा. ऐसा एक झट से नहीं पता चलता था. यू हैव टू गिव टाइम. राइट? और लेकिन हाँ, कंट्रीब्यूशन की भी बात करूँ तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द लोकल कम्युनिटी. वैल्यू ऑफ लैंड जो है अराउंड कूनो दैट इंक्रीज. लोकल रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिला. ह्यूमन चीता को एग्जिस्टेंस, कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि ह्यूमन चीता को एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा हो. कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आई कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड चीतास. दे आर लिविंग हार्मोनियसली विदाउट कोजिंग प्रॉब्लम फॉर ईच अदर. राइट? तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है. नाउ व्हाट चैलेंजेस डज प्रोजेक्ट चीता एक्चुअली फेस? इफ आई से इंटीग्रिटी चैलेंजेस, मैं अगर इसको सम अप करूं, कुछ इंटेग्रिटी चैलेंजेस हैं दैट रेज कंसर्न. राइट? देन सवाल उठता है कि दिस शिफ्ट, पैराडिगम शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कूनो की भी लिमिटेशन होगी इन सपोर्टिंग दिस सेल्फ सस्टेनिंग चीता पॉपुलेशन. दे रिक्वायर्ड अ शिफ्ट इन द अप्रोच. मतलब द प्रपोज सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ मेटा पॉपुलेशन अप्रोच. यहां पर अगर देखो, चीतास कांट नेचुरली ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन द स्कैटर्ड पॉपुलेशन. तो कूनो की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर आपको देखना है, उसको एंटिसिपेट करना है. द चैलेंज इज दिस आइडिया ऑफ हैविंग सिंगल लार्ज पॉपुलेशन टू अ सिंगल प्लेस. ये नहीं होना. आपको क्या करना है? दिस प्रोजेक्ट इज नाउ कंसीडरिंग मैनेजिंग मल्टीपल चीता ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा सेफ रहे, है ना, अगर कोई डिसीज भी फैलती है तो. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. There's integrity challenges, shift in this stance also. Right? Moving ahead with the other articles. काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं, मेन आर्टिकल्स हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. बोलते बोलते हम भी थक जाते हैं. वैसे पानी पीना भी चाहिए. कितने लीटर पानी पीते हो दिन में? बताना कमेंट सेक्शन में. और आप सब पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं, कईयों को ना ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं एक रूम में बैठे हैं, तुम क्या ही थक रहे हो. मतलब पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अगर काम करना हो, हम सारा दिन से काम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो. कुछ पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, डोंट कंसीडर मी रॉन्ग. तो मेंटल हेल्थ है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है बोलने में भी, पढ़ने में भी, हर काम करने में. कुछ भी करो, पानी पीते रहो. दिन में 3 लीटर पानी तो एटलीस्ट पीना चाहिए. दिमाग भी और तेज चलेगा. ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? क्योंकि recently World Energy Outlook 2023 report has highlighted India's energy conservation building code. क्यों हाईलाइट किया, क्या बात हुई है इसके साथ, तो वो भी समझ लेते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली
अच्छी बातें ही हैं. इट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज. कि इट स्टेटेड, IEA, दिस एनर्जी एजेंसी स्टेटेड दैट इंडिया इज यूनिक अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज. जिस हिसाब से हमारे रूल्स हैं फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन कमर्शियल बिल्डिंग्स, दे आर स्ट्रॉन्ग. बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स कमर्शियल सेक्टर में देखोगे, इट इज नॉट एज एडवांस्ड इन एज इन इंडिया. तो वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017. इसके बारे में आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं. GS पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगी, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. पहला सवाल, दिस ECBC 2017 सिंपल टर्म में यही है. इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन 2007. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. करंटली कितनी स्टेट्स हैव नोटिफाइड रूल्स टू एनफोर्स दिस ECBC कंप्लायंस? 23 स्टेट्स. सबको ये लग रहा होगा ECBC कंप्लायंस और ये क्या है, अभी आपको बताऊंगी. महाराष्ट्र और गुजरात जैसी स्टेट्स, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द रूल्स. नाउ व्हाट इज दिस ECBC? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017. इसको समझ लेते हैं, है ना. ये कोड अप्लाई होता है टू कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्सेस. तो ECBC in India is a set of regulations, those regulations that are focusing on energy efficiency in commercial buildings. तो ये क्या करता है कोड? इट आउटलाइन स्टैंडर्ड्स. कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ताकि उनके लिए मैंडेटरी है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. मतलब एनर्जी एफिशिएंसी लेवल्स मेंटेन रहे, ताकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग इन द कंप्लायंट बिल्डिंग्स. तो यहाँ पर द कोड इंट्रोड्यूस बोथ द रिक्वायरमेंट्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो एंड प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. ये नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के लिए भी या फिर रिट्रोफिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट. जैसे इसके अंदर इट एड्रेसेस 6 की कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग डिजाइन. वॉल्स, मतलब लाइटिंग सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. सो दीज ऑल आर द फोकस एरियाज, राइट. अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है. और यहाँ पर आप देखोगे ना, अच्छा एक चीज़ और है, जो बिल्डिंग्स हैं दे आर असाइंड वन ऑफ द 3 टैग्स, या तो ECBC या ECBC प्लस या सुपर ECBC. बेसिकली ये एक तरीके से आप लगा लो, इट इज़ एफिशिएंसी टैग. उससे बिल्डिंग्स जो कंप्लाई करती हैं विद ECBC, उनको कैटेगराइज किया गया उनके एफिशिएंसी लेवल्स पे 3 कैटेगरीज में, जो कि मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होगा, दैट इज सुपर ECBC, राइट. नाउ व्हाट इज दिस नीड फॉर ECBC? देखो, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम नीड सुनते हैं पहले, फिर अगले आर्टिकल पे जाएंगे. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिल्डिंग्स कंज्यूम करते हैं अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज न्यू बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू एंश्योर दैट दे आर एनर्जी एफिशिएंट. तो ये जो एवोल्यूशन है ऑफ ECBC फ्रॉम 2007 to 2017, it reflects a response to the current challenges. It is a global trend that is towards sustainable building practices. हालांकि कुछ स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी अभी स्टेट्स हैं, they have not yet implemented these rules. They are missing out on certain potential energy savings, right? So overall, I think things are clear. India has taken a very significant step by passing Energy Conservation Amendment Act in 2002. So the way forward that India is taking in energy efficiency in buildings, it involves various things. Uniform and consistent enforcement of these building codes, transition to this particular act of 2022. So ये जो कोड है, इट इंक्लूड, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जो कमिंग दीज न्यू कोड्स 2022 का, दे include measures to reduce carbon emissions, achieve net zero emissions, improve resource efficiency, promote clean energy use, encouraging these practices, right? With this, I am moving ahead with the next article, that is regarding your Kali Tiger Reserve. Now, बहुत ही सिंपल है. जब भी हमें पढ़ना है, क्या देखते हैं? लोकेशन, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, ये सब देखते हैं. न्यूज में है, बिकॉज ऑफिशियल्स रिसेंटली अरेस्टेड 5 हैबिचुअल वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स एंड रिकवर्ड ह्यूज कैश ऑफ
एनिमल पार्ट्स फ्रॉम देम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया टाइगर रिजर्व। मैप प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। दंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, इट वॉज अर्लियर नोन एज, किसी को लगेगा कि हमें तो नहीं पता, ये वही है। कहाँ पर है? कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, सेंट्रल पोर्शन वहां पड़ता है। और इट कंप्राइजेस टू इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क, कॉन्टेजियस टू ईच अदर। मैप में जब तक नहीं लोकेट करोगे कोई फायदा नहीं है। आज कर्नाटका घूमना है और कर्नाटका में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपको लोकेट करने हैं। अगर जैसे ये टाइगर रिजर्व के ऊपर कोई और स्टेट में भी आप एंटर कर जाओगे तो टेंशन ही लेना, एटलीस्ट नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देख लो। सो एटलेस मैप, एटलेस खोलो, उसमें देखो, और एक वो 2-3 रुपए का मैप आता है, आप भी तक आई होप सबने यूज कर ही रहे हैं, बस उसमें लोकेट कर देना। रिवर दैट फ्लोज थ्रू द टाइगर रिजर्व, काली रिवर। Forests are primarily here moist, deciduous and semi-evergreen. फ्लोरा फोना की बात करें तो एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और स्लॉथ बियर, और अगर फ्लोरा की बात करें तो टीक, सिल्वर ओक। सो दीज ऑल आर द स्पीशीज दैट यू विल सी। ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्लियर हो जानी चाहिए। फिर जब भी कभी कोई भी ऐसा आर्टिकल पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इंडिया यूएस के बीच का है, वो हमें कवर करना है। विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि कैसा आपको लग रहा है, इन द कॉमेंट बॉक्स विद योर फीडबैक। गुड विशेस एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।